सवाल दर सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। आज भाजपा का वो चेहरा जो गवाह है बदलती बीजेपी का, बदलाव जो बीजेपी में आ रहा है, चाहे वो पीढ़ी परिवर्तन का दौर हो या फिर और दूसरे मोर्चों पर, चाहे वो मैनेजमेंट हो या संगठन के विस्तार का। हम बात कर रहे हैं उस चेहरा यानी विष्णुदत्त शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मौका 2 साल पूरा होने का है, कार्यकाल के प्रथम 2 साल, उपलब्धियों की भरमार है अगर दमोह उपचुनाव को छोड़ दिया जाए। फिर भी आपकी अपनी नज़र में उपलब्धियां क्या हैं इस कार्यकाल की, पहले 2 साल? राकेश जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते से मुझे जो जिम्मेदारी मिली वो 2 वर्ष अभी पूरे हुए हैं। मेरा पहला प्रयास ये था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता को, जो इतने बड़े संगठन के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, मेरे नेतृत्व ने मेरे ऊपर जो विश्वास किया, तो उसके अनुरूप अपने आप को बना सकूं, क्योंकि ये सामान्य वो नहीं था। इस प्रकार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना और उसके अनुरूप अपने आप को बनाना, तो इसके मेरे पहले प्रयास थे। दूसरा, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में ऐसा मानता हूँ कि जिस भारतीय जनता पार्टी को ठाकरे जी ने, राजमाता सिंधिया जी ने, या सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, प्यारेलाल खंडेलवाल, या हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लोगों ने खड़ा किया हो, जो लगातार आज भी अनवरत यात्रा जारी है, उस भारतीय जनता पार्टी में जो एक व्यापक और आदर्श काम खड़ा हुआ है, उसमें हम कैसे सहभागी बन सकते हैं, उसमें सहयोगी की भूमिका में मैं कैसे खड़ा हूं, ये मेरा प्रयास था। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अनुरूप अपने आप को बनाने का मैंने प्रयास धीरे धीरे किया है। माने अगर मैं समझूं तो आप ये कह रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी के दिग्गज नेताओं से बहुत कुछ सीखा, उनके बीच में विष्णुदत्त ने खुद को एडजस्ट करने की कोशिश की और धीरे धीरे आगे बढ़ने की भी कोशिश की है। आपने कुशाभाऊ ठाकरे जी का नाम लिया है। संयोग देखिए कि आप प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं और उन्हीं ठाकरे जी के 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो जो बदलाव की कोशिश है वो क्या है? ये नींव के पत्थर थे ये लोग, अब चुनौती क्या है और बदलाव किस तरह की? देखिए राकेश जी, एक बात, जो बदलाव की बात होती है, मैं ऐसा मानता हूं कि समयानुकूल परिवर्तन में अलग अलग प्रकार की चीज़ें समय के अनुरूप जो आवश्यकता होती है। माननीय अमित शाह जी जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ऑनलाइन सदस्यता से लेकर के कई चीज़ें शुरू की जो समय की आवश्यकता थी। पूरे भारत के कार्यालय बने, ये माननीय अमित शाह जी ने एक संकल्प राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते से लिया और उनके नेतृत्व में पूरे भारतीय जनता पार्टी के देश के कार्यालय खड़े हुए। कुछ जगह बचे होंगे, मुझे लगता है सामान्य तो हमारे यहाँ कुछ बचे हैं, ऐसे कुछ जगह पर हो सकते हैं। हर कार्यालय को आधुनिक कार्यालय बनाना, ये उन्होंने पूरे देश के अंदर एक लाइन दे दी। मेरा ऐसा मानना है कि ठाकरे जी ने जिन बातों का उस समय जो कहा, उन्होंने संगठन को अथक मेहनत और श्रम और परिश्रम से खड़ा किया। तो आज उसी भावना के अनुरूप उनके 100 वर्ष पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने ठाकरे जी के जन्म शताब्दी समारोह समिति के अवसर पर श्रद्धेय सुमित्रा ताई उसकी अध्यक्ष बनी, एक समिति बनी और हम सब ने मिलकर के तय किया कि मध्य प्रदेश के संगठन को कार्य का विस्तार और कार्य का सुदृढ़ीकरण करेंगे। संगठन पर्व का वर्ष होगा, उसमें बूथ को फिजिकल वेरिफिकेशन करके और साथ में ही हर बूथ को डिजिटलाइजेशन करने का जो काम था, जो आज के समय की आवश्यकता थी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नड्डा जी बार बार इस बात का उल्लेख करते हैं। तो इस दिशा में जो कदम हमने बढ़ाए, मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत करके फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया लगभग 65,000 बूथों का। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि 65,000 बूथों में से लगभग 90% से ऊपर डिजिटल बूथ बनाने का जो काम किया है कार्यकर्ताओं ने, का अभिनव प्रयोग और ऐतिहासिक काम किया है। अगर कहीं नेटवर्क नहीं था तो वो छत पर भी चढ़े, अगर कहीं नेटवर्क नहीं था तो वो पहाड़ों पर गए और अपने संगठन के निर्णय को अक्षर से पालन कैसे होगा, हर बूथ को डिजिटल बनाने का जो अभियान किया, ये वास्तव में ही माने नई तकनीक का सहारा और नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ये एक प्रबंधन का मोर्चा है जिसमें 20,000 बूथ विस्तारकों के जरिए 65,000 आपके बूथ तक पहुंचे हैं। तो ये तो वो फार्मूला है कि जिसमें तो अब पन्ना प्रमुख आ गए, माने 30 वोट पर 30 मतदाता पर केंद्रित है, वो भी आपका बूथ का अध्यक्ष है, फिर महामंत्री है। तो मुझे लगता है कि 4-5 पदाधिकारी, एक के खाते में 3 वोट आते होंगे, 2 वोट आते होंगे। ये तो बहुत माइक्रो मैनेजमेंट है बीजेपी का। बिल्कुल आपने ठीक कहा राकेश जी, ये जो माइक्रो मैनेजमेंट का एक पद्धति जो विकसित हुई, मध्य प्रदेश ने पन्ना प्रमुख की शुरुआत की थी, जिसको पूरे देश ने
इसको लेकर के आगे कदम बढ़ाए। शायद चित्रकूट उपचुनाव आप प्रदेश महामंत्री थे और वहीं से ये चर्चा में आया था कि पन्ना प्रमुख एक व्यवस्था पन्ना प्रमुख की व्यवस्था बनी और गुजरात ने तो 2 कदम आगे बढ़ करके पन्ना समिति बनाई, यानी एक पन्ने का प्रमुख है, उस पर 2, 3, 4 कार्यकर्ता, उसके पन्ना में जो वोटर है वो उसके समिति के सदस्य हैं। यानी उस पन्ने पर भारतीय जनता पार्टी कैसे पहुंचेगी उन घरों में, उनका विश्वास 30 घर, उनका विश्वास हम कैसे जीतेंगे। जैसे मैं भी बूथ क्रमांक 69 पर टैगोर मंडल में पन्ना क्रमांक 37 का मैं भी पन्ना प्रमुख हूँ। सर 30 परिवार हैं कि 30 मतदाता हैं? 30 परिवार, माने एक परिवार में आमतौर पे 5, हाँ लगभग ऐसे 5, कहीं 4, कहीं ऐसे होंगे इस प्रकार से। तो ये जो अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया, एक माइक्रो मैनेजमेंट का जो पार्ट था, गुजरात ने इतिहास बनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पन्ना समिति के लोगों को संबोधित किया। ये सामान्य घटना नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, वो पन्ना समिति के सबसे छोटी यूनिट को संवाद कर रहा है, बूथ समिति से, बूथ अध्यक्ष से। और वहां पर गुजरात के अंदर नगर निकाय के चुनाव में 98% वोट, 98% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई। उसका श्रेय जाता है तो पन्ना समिति और ये जो माइक्रो मैनेजमेंट आपने कहा उसको जाता है। तो ये संगठन तंत्र को विकसित करना हमने इस बार तय किया कि ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर अपने बूथ को सशक्त बनाने का हम काम करेंगे और इस दिशा में हम बहुत व्यापक सफल हुए हैं। प्रत्येक बूथ पर हम जिस प्रकार से हमने अभियान तय किया था उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, माने पहले से एक व्यवस्था एक शक्ति केंद्र की थी, फिर मंडल की थी, अब पन्ना तक पहुंच गए। लेकिन सर आपका अभियान पूरा होता ही है और फिर कार्यकर्ताओं को काम पे ही नहीं लगा दिया गया, बल्कि अब तो टारगेट दे दिया गया है सर। आजीवन सहयोग निधि, समर्पण निधि के नाम से कुशाभाऊ ठाकरे पर केंद्रित 150 करोड़ जो बीजेपी 10 से 20 करोड़ इकट्ठा करती थी, उसके लिए ये बड़ा टारगेट सरकार आपकी लौटाई इसलिए, या कार्यकर्ता के कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर रहे हैं? राकेश जी, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है और इस प्रश्न का मुझे लगता है कि लोगों को समझने की ज़रूरत है। ठाकरे जी ने भारतीय जनता पार्टी संगठन को चलाने के लिए जब न कहीं सरकारें थीं, न इस प्रकार की कोई ताकतें थीं, तब भी भारतीय जनता पार्टी को चलाने में जो पद्धति का विकास किया, आजीवन सहयोग निधि, अपने कार्यकर्ता अपने संगठन को अपने बल पर चलाएंगे। और राकेश जी, इसके बारे में एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि आजीवन सहयोग निधि का कंसेप्ट मध्य प्रदेश से शुरू हुआ, ठाकरे जी ने शुरू किया था और पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। केरल के अंदर तो एक भी पार्षद नहीं है, न एक भी विधायक है, न एक भी सांसद है, फिर भी, और वहां पर आजीवन सहयोग निधि कार्यकर्ता बूथों पर करता है, जो इतने कठिन परिश्रम में, जहां पर हर प्रकार का आक्रमण है और छोटा सा प्रदेश है, 35 करोड़ रुपए कार्यकर्ताओं से, एक एक कार्यकर्ता से वहां के संगठन के कार्यकर्ता आजीवन सहयोग निधि इकट्ठी करते हैं अपने संगठन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। मध्य प्रदेश तो इतना बड़ा राज्य है और हमने कोई टारगेट तय नहीं किया राकेश जी, टारगेट तय नहीं है। टारगेट ये है कि अपने कार्यकर्ताओं से अधिकांश कार्यकर्ता समर्पण करें। तो कहीं ऐसा तो नहीं है सर, जैसे राम मंदिर का आंदोलन था, बात कुछ अलग हो सकती है, लेकिन आपने घर घर से ईंट, घर घर से पैसा और अभी तक जो रसीद, तो आप उस परिवार को इन्वॉल्व करते हैं, उसके अंदर भावनाएं उद्दलित करते हैं कि ये आपकी पार्टी है, ये आपका मंदिर है, तो अब कार्यकर्ता आपका घर घर जाके पैसे लेगा, माने वोट सुनिश्चित हो जाएगा। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये कार्यकर्ता का अपने विचार के लिए और अपने संगठन के लिए समर्पण है। मैं कल पन्ना के अंदर रामपुर के बूथ पर 5 बूथों के कार्यकर्ता रात को 9 बजे एकत्रित थे, 100-100 रुपए के उन्होंने समर्पण किया। तो अर्थ का जैसे समय का समर्पण किया कि एक एक कार्यकर्ता ने 100 घंटे का समर्पण किया ठाकरे जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए। तो जिन ठाकरे जी ने आजीवन सहयोग निधि का कंसेप्ट दिया, तो आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने संगठन को आत्मनिर्भर, आज के समय में, इतनी ताकत के समय में मजबूत बनाना है अतिरिक्त दृष्टि से। तो समर्पण निधि जिसकी जो क्षमता है, टारगेट नहीं है, ये बहुत बड़ी राशि है सर। जिसकी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप कार्यकर्ता समर्पण करेगा। पार्टी बैठकों से मेरा ऐसा मानना है कि ये कोई कितना पैसा इकट्ठा करेंगे ये टारगेट नहीं है। प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं से समर्पण करना हमारा ये टारगेट है। 65,000 बूथों पर जाना और अधिकांश कार्यकर्ता समर्पण करें जिले के अंदर, मंडल के अंदर, और जिसकी जो क्षमता है। कई कार्यकर्ता क्षमतावान भी हैं, कई लोगों ने लेकिन विष्णुदत्त जी, चर्चा ये आती है, बात थोड़ा उचित नहीं होगी, बहुत गंभीर चर्चा में संगठन को और उसकी दिशा को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कार्यकर्ता के हाथ में 2 कट्टा रहते हैं, एक रसीद कट्टा और एक वो पावर वाला कट्टा।
कि साहब ये काटिए, नहीं तो ये सब चीजें क्या है सर? मतलब कुछ ये राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है कि जो अपने विचार के लिए, जो देश को पहले लेकर के चलता है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार से कभी संगठन भारतीय जनता पार्टी में न कभी ऐसा रहा और न कभी ऐसा होता है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समर्पण भाव और परिवार भाव से काम करता है। तो अपने परिवार को सशक्त और ताकतवर बनाने के लिए, अपने दल को सशक्त और ताकतवर बनाने के लिए, जो मैंने आपको केरल का भी उदाहरण दिया और मध्य प्रदेश के अंदर तो हम लगातार करते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, हम हर वर्ष करते हैं। आजीवन सहयोग निधि जो एक समर्पण वर्ष के तौर पर हमने इस बार लिया है, तो ये समर्पण निधि है और उसमें हमने टारगेट किया है कि हम अधिकांश कार्यकर्ताओं से आपके यहाँ वो जिसको हम लोग जुमला कह सकते हैं, आप लोगों का सूत्र वाक्य है, हर कार्यकर्ता को काम और हर काम को कार्यकर्ता। आपने इन्वॉल्व पूरी तरह से उनको इन्वॉल्व कर दिया है। पर सर मैं फिर वही जानना चाहता हूँ, ये शुरू के 2 साल में पुरानी पीढ़ी को धीरे धीरे घर बैठाना या सम्मान के नाम पे आप उनको कहीं किसी का अमृत महोत्सव, कहीं कुछ, ये जो है चुनौती है सर इस वक्त पुरानी पीढ़ी को घर बैठाना? नहीं, ऐसा नहीं है। पुरानी पीढ़ी का स्नेह और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जिस प्रकार से परिवार में होता है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी एक परिवार है। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को ताकत देना, आने वाली नई जनरेशन को भी ताकत देना और उनका स्नेह और आशीर्वाद लेना। आज आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर कमल पुष्प अभियान में किस प्रकार से उन लोगों को जिन्होंने इस दल को, इस विचार को खड़ा करने में अपने जीवन लगा दिए, पुरानी पीढ़ियां इसमें लग गई, तो उन सब लोगों से मिलना, उनसे स्नेह और आशीर्वाद लेना, इन दोनों के बीच में ये काम कार्यकर्ताओं ने बेहतर तरीके से किया है। ये तो बहुत पुरानी है सर, ये घर बैठ चुके, इनको मार्गदर्शक मान लिया जाए। लेकिन कुछ अभी चुनाव लड़ने की ललक रखते हैं, वो मंत्रिमंडल में भी नजर आ रहे हैं, संगठन में भी कुछ उनकी अपेक्षाएं हैं, इनके बीच में तालमेल बन रहा है सर, ये अभी मजबूत करने की आवश्यकता है। बेहतर तालमेल है और इसका उदाहरण ये है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर बूथ विस्तारक योजना में माननीय मुख्यमंत्री भी बूथों पर जाकर के बूथ विस्तारक योजना में बूथ को सशक्त बनाने का काम करते हैं, डिजिटल बूथ बनाने के अभियान में जुटते हैं। तो कैबिनेट के मंत्री भी जाते हैं, सांसद भी जाते हैं, विधायक भी जाते हैं। और ये तब संभव होता है कि 90% से ऊपर बूथों को डिजिटल बना लेना, ये टीम स्पिरिट की भावना से ही हो सकता है, सभी के मिलजुल करके ही हो सकता है। और यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि हम एक टीम स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो हमारे पुराने समय से काम करने वाले लोग होंगे या आज वर्तमान में काम करने वाली हमारी लीडरशिप होगी या आने वाले हमारे जो नए कार्यकर्ता होंगे, सब मिलकर के जो एक परिवार भाव से काम करते हैं। तो राकेश जी, मेरा बहुत स्पष्ट कहना है, सामूहिकता और जो टीम स्पिरिट है, यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। इस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा का चेहरा है सर इस वक्त आप, लेकिन जब आपको ये जिम्मेदारी राकेश सिंह की जगह विष्णु दत्त को एक मनोनीत अध्यक्ष के तौर पर यहाँ लाया जाता है, तो सर उस वक्त मंडल से लेकर के प्रदेश तक के एक चुनाव की प्रक्रिया हो चुकी थी। राष्ट्रीय चुनाव में उस वक्त मध्य प्रदेश की कोई भूमिका नहीं हो पाती है, जो भी कारण रहे हों पार्टी संविधान के तहत। लेकिन यहीं से कुछ नई चुनौतियां आपको लगता है कि शुरू हो जाती हैं सर? जैसे ही आपने कमान संभाली, आप 2 साल के बीच में संगठन को आप एक पहचान दे रहे हैं, लेकिन वो चुनौतियां क्या थी सर, जिसे समय समय पर आपको जूझना पड़ा? आज 2 साल पूरे हुए हैं। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है कि अपने कार्यकर्ता को ताकत दे करके आगे बढ़ाना, उस जिम्मेदारी के अनुरूप कार्यकर्ता के व्यक्तित्व का निर्माण होना। ये बात मैं केवल कोई इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात राकेश जी बहुत मैं कह सकता हूँ कि मैं जब जिस जिम्मेदारी पर आया तो माननीय नरेंद्र सिंह जी हों, माननीय शिवराज सिंह जी हों, कैलाश जी हों, नरोत्तम जी हों, गोपाल भार्गव होंगे, ऐसे हमारे जो लोग हैं या हमारी पुरानी पीढ़ी के और भी हमारे जो लोग हैं जिन्होंने जीवन लगा के काम किया, उन सबका स्नेह और आशीर्वाद की अगर बी डी शर्मा प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं तो उनको अध्यक्ष के अनुरूप बनाना ये ताकत देता है संगठन। और संगठन के ये जो नेतृत्व है वो आगे बढ़ा करके आपको कहीं अगर कुछ होता है तो करेक्ट करने का भी काम करता है, और ये हमारे यहाँ पद्धति है। और उसी का परिणाम है कि मैं उसके अनुरूप उन सबके स्नेह और आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ने का भी प्रयास किया है। और कुछ जो चीज़ें करनी चाहिए उसमें सबने मिलकर के काम किया है। तो कार्यकर्ता को, मैं तो जो की जिम्मेदारी पर हूँ इसलिए एक श्रेय ये आप जिम्मेदारी पर रहते हैं उसको मिलता है। विष्णु दत्त अध्यक्ष है इसलिए चेहरा है, लेकिन वो भी एक कार्यकर्ता है और सब कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सर कहते हैं कि भाजपा में संगठन सर्वोपरि, लेकिन 1.5 दशक से अगर 15 महीने छोड़ दिए जाएं तो सरकार आप ही की रही।
क्या लगता है कि संगठन का नेतृत्व या संगठन कुछ कमजोर हुआ है? कहते हैं कि संगठन सरकार के प्रति, सत्ता के प्रति समर्पित हो गया था, समर्पण हो चुका था, अब उसको एक नई पहचान देने की आवश्यकता थी। नहीं राकेश जी, मैं ऐसा नहीं मानता। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में एक बेहतर समन्वय, सत्ता के साथ और संगठन के साथ एक बेहतर समन्वय रहा है। चाहे माननीय शिवराज सिंह चौहान रहे हों या इससे पहले भी जो हमारे नेतृत्व रहे, मुख्यमंत्री रहे और संगठन के अंदर काम करने वाले सभी कार्यकर्ता, हम एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, क्योंकि हमारा नेतृत्व हमारा चेहरा है। माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के नाते से जमीन पर जनता के बीच में जो लोकप्रियता और वो जो काम करते हैं, अथक मेहनत, मैं कहता हूं कि मेहनत की पराकाष्ठा है। तो इस प्रकार के संगठन के समन्वय के साथ कि हमारी केंद्र सरकार की माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व की योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री के गरीब कल्याण की योजनाएं, उनको जमीन पर उतारने में संगठन अपनी भूमिका निभाता है। कभी लगा सर इस 2 साल में संगठन महामंत्री या मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष, ये जो त्रिदेव हैं बीच में, इनके बीच में कुछ समन्वय की कमी महसूस की हुई? मुझे तो राकेश जी, मुझे इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारा आज का जो नेतृत्व है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों या हमारे संगठन महामंत्री सुहास भगत हों या हम हों या हमारी और भी जो टीम है, हमारे वरिष्ठ नेता और हैं, सब मिलकर के एक बहुत टीम स्पिरिट के साथ और सामूहिकता के आधार पर ही मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस बात के लिए मैं अपने नेतृत्व पर गर्व करता हूं कि उन्होंने मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने का अवसर दिया। ये बात आप बार बार कहते हैं कि मैं अभी सीख रहा हूँ। एक कहावत है ना सर, मुहावरा, तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर। तो मध्य प्रदेश में एक अपनी व्यवस्था है, अध्यक्ष जी के पीछे संगठन महामंत्री हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, बड़ी ताकत है। आगे प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव हैं, शिव प्रकाश जी हैं, लेकिन अब शिव प्रकाश जी का परमानेंट हेडक्वार्टर हो गया है, अब तो वो भाजपा कार्यालय में रहते हैं, और भी आगे पीछे चेहरे हैं। ऐसे में सर ये आपकी ताकत है या इनके बीच में जब समन्वय नहीं बन पाता किसी मुद्दे पर तो आप असहज महसूस करते हैं, या यही सब आपकी दिशा दे रहे हैं? राकेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही सबसे बड़ी ताकत है कि हमारा वरिष्ठ नेतृत्व, हमारे अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री का केंद्र अगर भोपाल है तो ये हमारे लिए बड़ी ताकत है, क्योंकि हमारे ऊपर उनका स्नेह और आशीर्वाद है कि हम कुछ काम करते हैं तो उसमें ताकत मिलती है, और अगर कहीं हम से कुछ ऐसा होता है जहाँ करेक्ट करना चाहिए तो वो भी होता है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ हम करेक्टिव मीजर्स वाले लोग हैं। मैंने उस संगठन में काम किया है जहाँ व्यक्ति निर्माण के लोग कहते हैं कि वो एक फैक्ट्री है। विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन में व्यक्ति निर्माण की प्रोसेस और प्रक्रिया बड़े पैमाने पर चलती है। मैं तो वहाँ से सीख करके आया हूँ। तो माननीय शिव प्रकाश जी हों, माननीय मुरली जी हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों या और हमारा जो नेतृत्व है, इन सब के सानिध्य में रहकर, अभी तो बीएल संतोष हैं, मनमोहन वैद्य हैं, ये सब भोपाल में ही हैं सब। मैं यही कहता हूँ ये ताकत है, और ताकत के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं और हमारा विल पावर बढ़ता है इससे कि हमारे पीछे कोई खड़ा है, तो इसलिए हम काम करने में और गति से आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष के तौर पर राकेश सिंह के साथ आप टीम में प्रदेश महामंत्री थे, लेकिन और अध्यक्षों को भी आपने देखा है, चाहे नंद कुमार सिंह चौहान हो, प्रभात झा हो, नरेंद्र सिंह हो, इवन सत्यनारायण जटिया, और कुछ समय के लिए जो आज मुख्यमंत्री हैं वो भी प्रदेश अध्यक्ष थे इन्हीं 15 साल के अंदर। किसने ज़्यादा प्रभावित किया? किससे विष्णुदत्त ने कुछ सीखा? आप अपनी लाइन जरूर बड़ी कर रहे हैं, लेकिन किसको याद रखते हो, किसको सीख लेते हैं? क्योंकि यहीं पे पोखरण के धमाके हुए हैं। यहाँ कोई अध्यक्ष लगातार दूसरी बार, बहुत नंदू भैया को छोड़ें तो वो तकनीकी मामला था, कोई रिपीट नहीं हुआ है सर, और आप तीसरे साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो किससे क्या सीख कर आगे बढ़ रहे हैं? राकेश जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि संगठन जो काम देता है, हमारी भूमिका बनती है और हमारा प्रयास होता है कि संगठन ने जो काम किया है उस काम को हम बेहतर और अच्छे तरीके से कर सकें, और उस भूमिका हम लोग रहते हैं। और संगठन जब जो आदेश करता है उस आदेश के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं, और रहना चाहिए। किससे क्या सीखा सर? और जहाँ तक हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष, जो हमारी लीडरशिप रही, मैं श्रद्धेय नंदू भैया के साथ काम किया, मैं राकेश सिंह जी से काम किया। एक अलग अलग प्रकार से अलग अलग बातें लोगों से सीखने को मिलती हैं। नंदू भैया की सहजता और सरलता जिस प्रकार की थी, मुझे सीखने का अवसर मिला। राकेश सिंह जिस प्रकार से कर्मठता के साथ काम करते हैं, वो मुझे सीखने के लिए मिला। पूरा भरोसा करते थे अपनी टीम पर। चूंकि आपने एक संदर्भ निकाला है तो मैं आपको एक बड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ। राकेश सिंह जी अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था। श्रद्धेय कैलाश जी अंतिम समय में ये था कि शायद बहुत हालात उनके अच्छे नहीं है। कैलाश जोशी जी से मिलने का, कैलाश सारंग जी से भी मिला। कैलाश जोशी जी से हम लोग मिलने गए, वो हॉस्पिटल में थे, वो बहुत ज़्यादा पहचान वगैरह भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब उनको स्ट्राइक किया कि भाई कौन है, प्रदेश के अध्यक्ष आए, महामंत्री आए, वो पहचान गए।
मैं उस बात का उल्लेख करना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं से मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री रहे कैलाश जोशी जी, जब राकेश जी और हम लोग चलने लगे तो बेड पर लेटे, अंतिम समय है, और कैलाश जोशी ऐसे हाथ जोड़ करके कहते हैं, अध्यक्ष जी मेरे लिए कोई काम हो तो बताइए। ये कार्यकर्तापन, कार्यकर्ता का भाव, अंतिम समय में जो हो सकता है उसके कुछ दिनों बाद वो चले गए थे, ये जो सीखने का मौका और अवसर मिलता है, इस बात के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस नेतृत्व का, जिन्होंने हम जैसे कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से सिखाया, ये सीखने का अवसर था। इस प्रकार समर्पण भाव को सब ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल, इसी वीआईपी वन में अब जहां पर कल्चर थोड़ा बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। प्यारेलाल खंडेलवाल एक खटिया में लेटे रहते थे और मतदाताओं, कार्यकर्ताओं को वोट बात करते थे कि भाई वोट भाजपा को दिलवाइए, ये सब चीजें। लेकिन मेरा सवाल वो है सर, किसी और से कुछ सीखा? नहीं, मैंने तो सभी इस प्रकार के, लाइन में कहें सर, इस प्रकार के, मैंने कहा ना कि आप कहें कि शिवराज जी 2 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि नरेंद्र सिंह से क्या सीखा। आप अगर कहें कि शिवराज सिंह चौहान हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भी कार्यकर्ता के भाव में कैसे रहता है, ये सीखने का एक हम लोगों के लिए चाहिए। नरेंद्र सिंह जी के बारे में मुझे तो नरेंद्र सिंह जी ने मेरे अंदर ये 2 बातें, मुझे अध्यक्ष के नाते से मैं कहूंगा कि जब पहली बार बना था, महामंत्री बना था, तब भी उन्होंने मुझे कहा कि विष्णु अब हम महामंत्री बन गए, महामंत्री के अनुरूप हमको 4 बातों को डेवलप करना है। आप दोनों सांसद हैं, दिल्ली में खूब और मैं लगातार उनसे बात करता हूं, और मुझे जो है ना कि एक सहज भाव के साथ मेरे अंदर व्यक्तित्व के, मेरे में 2 बातों को और आना चाहिए। वो नरेंद्र सिंह जैसे व्यक्तित्व ने मुझे भी तैयार करने का प्रयास किया है। और लगातार गंभीर होना, लगातार बात करते हैं, गंभीरता, कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये अगर सीखना है तो नरेंद्र सिंह जी इसके बड़े एग्जाम्पल हैं। नरेंद्र जी के बारे में कहा जाता है, आपके सामने कह सकता हूं कि अगर वो हवाई अड्डे पे उतरे और दीनदयाल परिसर तक पहुंच रहे हैं तो एक पुड़िया उनके हाथ में, मुंह बंद, और अपने वीआईपी रूम में जाने के पहले, आप लोगों के बीच बैठने के पहले बाहर ही खड़े रहते हैं, सबसे मिल लेते हैं, जिसकी जो भड़ास निकलना हो निकल लो। लेकिन ये दूसरे अध्यक्षों में नजर नहीं आता है सर, इसके पहले भी मैंने देखा है बहुत करीब से। नहीं, नरेंद्र जी को थोड़ा अलग खड़ा करता है। ये सारी बातें सीखने का अवसर देती हैं, और हम लोग भी हमारे इस प्रकार के सभी वरिष्ठों से जो बातें ऐसी हैं जो एग्जाम्पल देने लायक हैं, हम भी उनको सीखने का प्रयास प्रभात जी से सर, प्रभात जी देखिए, एक इंटेलेक्चुअल लीडर और अथक मेहनत करने वाले, अंदर हो या मंच हो, बिल्कुल प्रभात जी ने अथक मेहनत किया। मध्य प्रदेश के अंदर व्यापक प्रवास, मैंने सीखा कि प्रभात जी इतना प्रवास कर सकते हैं, तो प्रभात जी ने इतनी मेहनत की, तो ये भी हमारी सारी लीडरशिप से जो सीखने का एक अवसर मिलता है, वो भी हमने उनसे। सर, बात प्रवास की निकली है आपके मुंह से। प्रवास बहुत कम लोग पूरे प्रदेश में कर पाते हैं, लेकिन आप अभी पूरे संभागीय मुख्यालयों का दौरा कर चुके हैं, बूथ विस्तारक। चुनाव के दौरान जो 28 सीटें थी, तब लगभग मध्य प्रदेश को आपने छू लिया, मालवा से लेकर के ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड को। मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश की मिजाज को, सियासी मिजाज को समझ गए होंगे सर। ज्यादा चुनौती अब किस क्षेत्र में है? अगर 4-5 क्षेत्रों में बांटा जाए, ग्वालियर चंबल है, आपका अपना बुंदेलखंड है, भोपाल के आसपास है, महाकौशल है, मालवा, निमाड़, कौन से क्षेत्र में ज्यादा चुनौती है? अब चुनौती की बात 2023 को ध्यान में रखते हैं। राकेश जी, मध्य प्रदेश के अंदर मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान का आशीर्वाद है कि मैंने मध्य प्रदेश के कोने कोने के अंदर काम किया है। वो छात्र राजनीति में किया होगा, बाद में महामंत्री बना तब भी मेरे बहुत दौरे किए हैं, और उसके बाद जब प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली तो उसके बाद जितना संभव हो सकता था मैंने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक प्रवास और कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क संबंध बनाने का प्रयास किया। मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता बहुत अथक मेहनत के साथ जो काम करता है, तो चैलेंज तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन आज मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत के आधार पर अपने आप को खड़ा किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश आज लगातार गति से संगठन भी आगे बढ़ रहा है, और सरकार की, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं में गरीब कल्याण की जो योजना है, जो गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही है, वो नीचे जा रही है। वो नीचे जाकर के जनता का जो एक समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी को है, तो कोई ऐसी बड़ी चुनौतियां नहीं है, लेकिन जो ऐसी ताकतें जो झूठ छल कपट की राजनीति करती हैं, वो चैलेंज है। नहीं, क्षेत्र में कहीं सर, कहीं इसलिए मैंने कहा ना राकेश जी कि झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले लोग जो विभेद पैदा करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो जनजातीय क्षेत्र के अंदर होंगे
या अन्य क्षेत्रों के अंदर होंगे, वो जो चैलेंज था उस चैलेंज को भी दूर करने का काम हमारे नेतृत्व ने, हमारे संगठन ने किया। संगठन की जो कमजोर कड़ियां हैं, अगर आपकी बात जनजातीय बात को अगर हम पकड़ें तो इतना बड़ा कार्यक्रम मोदी जी जिसमें आए थे तो फोकस कहीं न कहीं आदिवासी पे है। माने 2018 के चुनाव परिणाम का आकलन करके उन कमजोरियों को आप मजबूत कड़ी में आप दुरुस्त करना चाहते हैं, तो जनजातीय ज्यादा बड़ी चुनौती है या फिर दलित वर्ग जो अनुसूचित? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई इस प्रकार की चुनौतियां नहीं, हम तो सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। इसलिए हमारा चैलेंज ये है कि हम इन योजनाओं को जमीन पर ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकें, हम उस काम में लगे। इस वर्ग पर नजर है ना सर? सभी वर्ग पर है, एक वर्ग पर नहीं। देखिए राकेश जी, इसके मामले में मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी वर्गों को साथ लेकर, सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना, यह भारतीय जनता पार्टी का मंत्र ही नहीं, इसी कंसेप्ट पर हम काम करते हैं और लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हर समाज वर्ग के, हर उस गरीब के लिए केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराने में हमारी भूमिका बने, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज था जिसको हम नीचे तक उतारने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं होंगी या हमारी सरकार के वो काम होंगे जो हर व्यक्ति के लिए आज जिनकी जरूरत है, तो उनको पूरा करने का प्रयास हमारे कार्यकर्ता। संगठन के मुखिया के नाते सर, जैसे अभी 4 उपचुनाव में जो जीत हुई है, आपकी सतना जिले में जीत हो रही है, एक बिंद की जीत है, बिंद की हार है, माफ करिएगा, लेकिन आप जोबट जीतते हैं, आप पृथ्वीपुर जीतते हैं, अपना बुंदेलखंड जीतते हैं, खंडवा जीत जाते हैं। लेकिन सर इसमें कहते हैं जो जीते हैं वो तो आयाते तो उम्मीदवार हैं, तो क्या बीजेपी के पास अब चेहरे जीतने लायक बचे नहीं? ऐसा नहीं है भाई, पृथ्वीपुर और जोबट तो ये कह रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते से जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे नहीं, हर प्रकार के चेहरे हैं। और इसलिए मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस प्रकार से 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में कार्यकर्ताओं ने ताकत लगाई और एक पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस दिया, इसी प्रकार से बाकी जो उपचुनाव हुए उनमें भी कार्यकर्ता जीत करके आए। इसलिए ये कोई चेहरे नहीं है, ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो तय करती है किस कार्यकर्ता को कहाँ किस जिम्मेदारी पर ले जाना है, किसको चुनाव लड़ना है। मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को कह दिया कि जाकर के खजुराहो से लड़ना है, तो मैं खजुराहो से चुनाव लड़ा, कार्यकर्ताओं के मेहनत के बल पर जीत करके यहाँ तक पहुंचा। ये वही खजुराहो है जहां अमित शाह ने कहा था कि विष्णुदत्त शर्मा भाजपा का बड़ा नेता बनने वाला है, और तब आप महामंत्री के तौर पे चुनाव लड़ रहे थे, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। खैर, इसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। लेकिन सर बात 2023 की, 2 साल का कार्यकाल पूरा, तीसरा साल, यानी 2023 की नींव 2022 में रखी जाएगी। लेकिन यहीं पे बीजेपी के तीसरा कार्यकाल पूरा होने के साथ कुछ नई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं, वो क्या है सर इस वक्त? देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी आज जिस प्रकार से अपने संगठन कार्य के विस्तार और काम के सुदृढ़ीकरण के अभियान में लगी है, आपने जो देखा बूथ विस्तार की योजना में बूथ का फिजिकल वेरिफिकेशन करना और उसमें नीचे तक कार्यकर्ता को एक्टिवेट कर देना, कोई चुनाव नहीं आज, वो काम हो चुका। प्रत्येक बूथ को डिजिटल बूथ बनाना, क्योंकि आज के तकनीक के युग में डिजिटलाइजेशन होना बहुत जरूरी था। ये हमने बताया सर, लेकिन अब ये हमने आगे किया। अब आगे? तो ये जो चैलेंज थे इनको हमने पूरा किया है। बिल्कुल, एक तंत्र हमारा खड़ा हुआ नया नेटवर्क हो गया। अब आगामी समय में इस तंत्र में माननीय प्रधानमंत्री जो बार बार कहते हैं कि गरीब कल्याण की योजनाओं से जो गरीबों का जीवन बदलने का काम करती है, उन योजनाओं से हर बूथ पर लोग लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये बात हो रहे हैं, भी कहते हैं, हो रहे हैं। तो उनको ये जाकर के बताने का प्रयास करना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, हमारी सरकार इस काम को कर रही है। नहीं तो कांग्रेस जैसे झूठ छलकपटी ये जाकर के कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। एक लाइन में ये माना जाए कि जो हितग्राही है उसको वोट बैंक में तब्दील करना है। और मुख्यमंत्री ने तो शायद ठाकरे जी वाले मंच से ये भी कहा था कि भाजपा का झंडा जोर शोर से लगाइए, माने क्रेडिट हमको मिलना चाहिए, चाहे वो गेहूं पहुंच रहा हो, चाहे पानी पहुंच रहा हो। तो अब हितग्राही पर ही नजर है, बिल्कुल सरकार से लाभान्वित, बिल्कुल नजर है। और जो आपने कहा कि हमने एक संकल्प लिया अपनी प्रदेश कार्य समिति में कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर मध्य प्रदेश के अंदर 40.8% एवरेज है। ये 11-12% वोट शेयर हर बूथ पर, ये जो नेटवर्किंग खड़ी हुई है, हम इस पर जो काम करेंगे, ये जो 11-12% वोट शेयर बढ़ना चाहिए, कौन सा समाज वर्ग, कहाँ हम कमजोर हैं, हमें इसमें कोई संकोच नहीं है कि कहीं कमजोर हैं तो वहाँ हम चिंता नहीं करेंगे, वहाँ हम कहते रहें कि नहीं हम तो बड़े ताकत के साथ खड़े, ऐसा नहीं है। ये करेक्टिव मीजर्स वाला ऑर्गेनाइजेशन है, करेक्टिव मीजर्स वाली लीडरशिप है। तो हम ये प्रयास करते हैं कि जहाँ कमजोर हैं वहां हम कैसे खड़े होंगे, सक्षम बनेंगे, इसलिए हमने सक्षम बूथ का अभियान लिया। और जो बूथ कहते हैं कि 51% वोट का लक्ष्य, आधे से ज्यादा,
तो ये कैसे पूरा होगा? जो बिखर गया है, जो छिटक गया था 2018 में, उसी पर नजर है या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी है? राकेश जी, मुझे तो इतना व्यापक उत्साह दिखा है बूथ विस्तारक योजना में, नीचे बूथों के कार्यकर्ताओं में जो आनंद है और आनंद का उत्सव है और ताकत से काम करने वाले लोग जब इस बूथ विस्तारक योजना में जुटे हैं और हम लोग जाते हैं तो उस समय जो प्रतिसाद मिलता है, मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाएं, संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारा जो नेटवर्क है, इसके आधार पर आगामी समय में इस मध्य प्रदेश के अंदर चाहे कोई चुनाव आए या कोई अभियान हो, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत ही नहीं, इतिहास बनाने का काम करेगी। एक नई टीम आपने खड़ी कर दी है सर, लगता है कि थोड़ा अनुभव की कमी खलती है कहीं, तो उनको किसी प्रशिक्षण या और उत्साह और उनका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ऐसे में जो पुरानी पीढ़ी के नेता हैं, उनके बीच में कोई सेतु का काम आप करें या कोई एक कोऑर्डिनेशन कोई ऐसा हो मार्गदर्शक मंडल के तौर पर, इसकी आवश्यकता क्या भाजपा महसूस कर रही है, जबकि चुनाव की ओर आप बढ़ चुके हैं 2023? देखिए, ये तो राकेश जी हम बूथ बूथ पर भी कर रहे हैं, अपने वरिष्ठों का आशीर्वाद लेना, उनसे मार्गदर्शन लेना, और जो नई टीम और हमारे जो काम करने वाले कार्यकर्ता लगातार जो कई वर्षों से काम करते चला रहे, उनके साथ टीम स्पिरिट से आगे बढ़ना। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार से हमेशा से हमें प्रयास ही करते रहे हैं कि हम सब मिलकर के सामूहिकता के आधार पर ही आगे बढ़ें। और मुझे इस बात का गर्व है, जो मैंने देखा, अभी मैं लगातार देखता हूं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जब घूमता हूं, कि कार्यकर्ता टीम स्पिरिट से काम करता है और नीचे तो बूथों पर कार्यकर्ता उत्साह के साथ मैदान में उतरा है। इसलिए इस दिशा में हमारे कदम व्यापक तौर पर कार्यकर्ता इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी समय में हम इस दिशा में और मध्य प्रदेश के अंदर ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। चर्चा को विराम दें, एक दो अंतिम सवाल। सिंधिया फैक्टर 2023 में ताकत बनेगा? 2018 में आपके सामने थे, उनकी बदौलत आप सब लोग कहते हैं कि सरकार बनी। अब जो कार्यकर्ताओं के बीच में है, मेल जोल पूरी तरह से स्थापित हो चुका है या यही आपकी कमजोर कड़ी साबित हो सकती है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर मध्य प्रदेश को बचाने के लिए उन्होंने सरकार बनाई और सरकार को स्थायित्व मिला, जनता ने, कार्यकर्ताओं ने एक्सेप्टेंस दिया। अब सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कैबिनेट के मंत्री हैं और आज उनके साथ आए हमारे सभी बंधु समरस होकर, अब कोई इसमें प्रश्न नहीं है किसी प्रकार का कि एक्स वाई जेड, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम सब एक टीम भावना के साथ, सिंधिया जी उसके अहम हिस्सा हैं और हम लगातार मध्य प्रदेश के अंदर सभी मिलजुल करके काम कर रहे हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कभी ऐसा कोई प्रश्न खड़ा होता ही नहीं है और भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। तो अब टीम स्पिरिट के साथ सिंधिया जी उसके अहम हिस्सा हैं, हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। सर, विष्णुदत्त के लिए बड़ी चुनौती 2023 या ये साल के अंत में नए अध्यक्ष का चयन? देखिए राकेश जी, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे लिए न 2023 चुनौती है और न हमको अध्यक्ष का चयन वगैरह, ये कोई मेरा या किसी कार्यकर्ता का ये काम नहीं होता है। ये काम तो हमारे नेतृत्व का होता है। आमतौर पर सब इसलिए हमारा नेतृत्व तय करता है। राकेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, हमें तो केवल एक ही चैलेंज है और वो चैलेंज है जो मैंने पहले ही कहा कि इस काम के अनुरूप अपने आप को बनाकर चरैवेती के मंत्र पर आगे बढ़ते जाना। निर्णय करने का काम या व्यक्तियों के बारे में सोचने का काम हमारे नेतृत्व का है। वो सहज रूप से कार्यकर्ता के लिए जो जिम्मेदारी तय होती है, उस जिम्मेदारी पर सब लोग काम करते हैं। बस अंतिम सवाल सर, मैंने सिर्फ संगठन पे ही केंद्रित रखा है क्योंकि बदलती बीजेपी का आप चेहरा है। लगता नहीं है सर कि इस 1.5 दशक में जो पीढ़ी आ जाना चाहिए थी दूसरी, वो कहीं सरकार में रहते थोड़ा पीछे छूट गई और अब जो आना है तो इनको और उनके बीच में, दोनों के बीच में एक तालमेल बनाने के लिए वो कितनी बड़ी चुनौती है? अध्यक्ष आप है, कमान आपके पास है, सारे सूत्र आपके पास है। देखिए राकेश जी, आप 1.5 दशक की बीजेपी का निर्माण, आप भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में पद्धति आज से नहीं, बहुत पहले से है। व्यक्ति निर्माण की पद्धति भी है और समन्वय की भी पद्धति है और कार्यकर्ता को निर्माण करके आगे बढ़ाने की भी पद्धति है। इसलिए यहाँ कोई इस प्रकार के प्रश्न खड़े होते ही नहीं है, क्योंकि सहज प्रक्रिया है ये और ये प्रक्रिया सतत चलती है। जो आपने प्रशिक्षण की बात कही, प्रशिक्षण तो हम 10 साल पहले जो लिए थे वो आज भी लेते हैं, क्योंकि सतत प्रक्रिया है, प्रशिक्षण बार बार लेना पड़ता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में एक पद्धति है और पद्धति के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की समस्या और इस प्रकार की कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आती, क्योंकि हम उस पद्धति पर काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णुदत्त जी। तो भाजपा का वो चेहरा जो 2023 मिशन को आगे बढ़ा रहा है, संगठन में
कई चुनौतियां, पीढ़ी परिवर्तन का दौर है, मैनेजमेंट है, तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करना है, एक सशक्त विपक्ष कांग्रेस जो जिसका संख्या गणित विधानसभा में भाजपा को जगाता है, ऐसी कई चुनौतियां। लेकिन 2022 ये निश्चित तौर पर बीजेपी की एक नई दिशा तय करने वाला है और वो चेहरा है विष्णुदत्त शर्मा, जो खुद को एक कार्यकर्ता मानते हैं। और यही वो साल होगा जब पार्टी की कमान उनके पास फिर रहेगी या फिर कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे कि 2023 में जब पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा तो उसमें मध्य प्रदेश की भूमिका क्या होगी, कौन नेता कहां फिट होगा, ये देखने की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।